बर्फीली चोटियों से बीते 2 हफ्तों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसने कुदरत को चैलेंज करने वाली इंसानी सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हिमालयन रेंज से जुड़ी 3 खबर आपको दिखाएंगे। उससे पहले खबरों की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। जो पहली खबर है वो एक विमान से जुड़ी हुई है। AN-32 ये विमान है और लापता है। 4 दिन बाद भी इसका कोई सुराग नहीं मिला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इमोशनल कहानी है, वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके बाद देख लेते हैं कि अगली खबर क्या है। इसी विमान को खोजने के लिए सैटेलाइट और Su-30, सुखोई 30 और C-130J विमानों से खोजा जा रहा है इस विमान को, और विमान में 13 जिंदगियां सवार हैं, लेकिन अभी तक 4 दिन बाद भी इनका कोई अता पता नहीं है। असम के जोरहट से भरी थी इस विमान ने उड़ान। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत पर से जुड़ी हुई है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आज खराब मौसम के कारण रोकना पड़ा क्योंकि वहां पर 8 पर्वतारोही लापता हैं। एवलांच में लापता हुए थे ये पर्वतारोही और 13 मई को शुरू की थी इन लोगों ने ट्रैकिंग। और जो तीसरी खबर है वो माउंट एवरेस्ट से जुड़ी हुई है। यहां पर ट्रैफिक जैम हो चुका है, वो भी माउंट एवरेस्ट की पीक पर। नेपाल में ट्रैकिंग के कारोबार पर इसके साथ सवाल उठे हैं। एक मासूम जिंदगी भी कुर्बान हुई है और वो नाम है पुणे की अंजलि का, जिनकी इसके दौरान दर्दनाक मौत हुई है। 20 सफर में उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते हैं कि हिमालय की पीक की सफाई हुई है, माउंट एवरेस्ट की पीक की सफाई हुई है और वहां पर 11,000 किलो प्लास्टिक मिला है। तो हम किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के इन अजूबों के साथ, ये इसको दिखाता है। पहाड़ के शिखर को छूने की तमन्ना लिए 8 पर्वतारोहियों के दल ने उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत की ओर रवानगी की थी, लेकिन बीच सफर में आए एवालांच में 8 जिंदगियां कुर्बान हो गई। अनहोनी की आशंका है। उधर खराब मौसम की वजह से आईटीबीपी और वायुसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा है। वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, उत्तराखंड के नंदा देवी पहाड़ों पर लापता 8 पर्वतारोहियों को लेकर अनहोनी की आशंका गहराने लगी है। 2 जून को आए एवलांच में 8 जिंदगियां फंस गई थी, जिसके बाद उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। 2 जून को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 5 जून तक आईटीबीपी और वायुसेना के जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खराब मौसम और दुर्गम टेरेन के चलते बुधवार शाम को ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा। उधर पिथौरागढ़ प्रशासन ने नंदा देवी ईस्ट में कुछ शव देखे जाने का दावा किया है। जो हमारे माउंटेनियर्स हैं, उनके जो शव हैं, उनको एक स्थान पर जो है उनको सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा पूर्वक जो है लाया जाए, ताकि उनको और हमारे दल को दोनों को वहाँ से लिफ्ट करते हुए पिथौरागढ़ में हम ला सकें। और अब लापता विमान की बात, जिसका 4 दिन में कोई सुराग नहीं मिला है। पूर्वोत्तर में वायुसेना सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि 4 दिन बाद भी वायुसेना के लापता विमान AN-32 का कोई सुराग नहीं मिला है। जिस जोरहाट एयरबेस से पायलट आशीष विमान लेकर रवाना हुए थे, उसी बेस पर पायलट की पत्नी ड्यूटी दे रही थी। हंसते खिलखिलाते इन चेहरों को ग्रहण लग गया है। पति पत्नी की नजरों के सामने लापता हो गए। तस्वीर लापता विमान AN-32 के पायलट आशीष तंवर और उनकी पत्नी संध्या तंवर की है। संध्या रेडार कंट्रोल ऑपरेटर हैं। 2 जून को असम के जोरहाट एयरबेस से एयरफोर्स के AN-32 विमान ने जब उड़ान भरी थी, तब वो ड्यूटी पर थी। अपने पति को उस फ्लाइट में जाते देखा और फिर रेडार की नजरों से ओझल होते देखा। जरा सोचिए कि उस पत्नी पर क्या बीती होगी जब वो अपने पति के विमान के गायब होने की सूचना पूरी दुनिया को दे रही होगी। आज 4 दिन बाद भी संध्या को इंतजार है कि कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए, पति का विमान मिल जाए। सोचकर ही आंखें नम हो जाती है। ऐसी ही कहानी माउंट एवरेस्ट पर भी घटी है। एक परिवार की जिंदगी
उजड़ गई। हिमालय की बर्फीली वादियों में मौत से सामना। जी हां, एवरेस्ट की ऊंची पहाड़ियों पर भी ऐसा हो रहा है और इसकी वजह है ट्रैकिंग का कारोबार, जहां नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और उसकी वजह से पुणे के कुलकर्णी परिवार को जिंदगी भर न भूल सकने वाला जख्म मिला है। दुनिया के ऊंचे पहाड़ के शिखर तक पहुंचने की हसरत में ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। वो 1 जून की तारीख थी जब एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और इसी धक्का मुक्की में अंजलि कुलकर्णी जिंदगी की जंग हार गई थी। उन्होंने अपने पति के साथ ट्रैकिंग शुरू की, लेकिन बेस कैंप पहुंचने से पहले ही ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था। मृतक अंजलि के पति बताते हैं कि कैसे उनके ही सामने पत्नी की दर्दनाक मौत हुई थी। पूरा कैंप 4 से समिट तक पूरा लाइन लगा हुआ था और जहाँ पे आपको 5 या 6 घंटे में पहुँचना है वहाँ 10-10 घंटा आदमी को लग रहा था और वो एक जगह रुकने की वजह से ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हम लोग फिट नहीं है या एज में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने 1% भी चांस नहीं लिया था उसका, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ट्रैफिक और ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ प्रॉपर, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई है। अब सवाल यह होता है कि आखिर माउंट एवरेस्ट पर इतना ट्रैफिक क्यों हो गया। जो लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं उनको नेपाल सरकार परमिट जारी करती है और अंधाधुंध पैसा कमाने की होड़ में नेपाल सरकार से जुड़े लोग ऐसे लोगों को भी परमिट दे रहे हैं जो ट्रैकिंग के तजुर्बेकार ना हो, जिसके चलते माउंट एवरेस्ट पर भी ट्रैफिक जैम हो रहा है। एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम के हालात से यही सवाल कौनने लगे हैं कि क्या दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को नेपाल ने पिकनिक स्पॉट में तब्दील कर दिया है और बेहिचक ट्रैकिंग के लिए परमिट बांट रहा है। नेपाल में पिछले साल 346 परमिट इशू किए गए, जबकि इस साल 6 महीने के अंदर ही 381 परमिट इशू कर दिए गए। बर्फ के पहाड़ कब दरकने लगे, कब मौसम बदल जाए और हवा के दबाव को सहने की क्षमता सहने के लिए पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मगर जिस तरह हादसे पर हादसे हुए, उसने नेपाल अथॉरिटी पर सवाल उठा दिए। इस साल मई तक 11 पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 5 था। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं ऐसी निशानी जो खूबसूरत वादियों पर एक दाग है। जी हां, अप्रैल से शुरू हुई सफाई अभियान के आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। सफाई के दौरान वहां पर 4 शव बरामद हुए हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। 11,000 किलो कचरा मिला है, जिसके अंदर खाने का सामान के जो पैकेट्स होते हैं वो हैं, इसके साथ प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक के पैकेजिंग के सामान हैं। और ये बताता है कि एवरेस्ट का हमने ट्रैकिंग के चलते क्या हाल कर दिया है और जो अंधाधुंध परमिट दिए जा रहे हैं उसके चलते एवरेस्ट की पीक की क्या हालत हो चुकी है। देखिए, मैंने आपको बताया था, बोतलें, टेंट, टूटी हुई सीढ़ियां, प्लास्टिक रैपर, ये तमाम 11,000 किलो कचरा वहां पर मिला है। अप्रैल मई में बेस कैंप के ऊपर ये गंदगी का अंबार लगा हुआ था, वो बेस कैंप जहां से एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा जाता है। करीब 5 टन कचरा जमा किया गया है, ऐसा माना जा रहा है, और जिसकी सफाई की गई है। और अब खबर आम आदमी को राहत पहुंचाने वाली। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को अब 6% से घटाकर 5.75% कर दिया है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी अब 5.75% की बजाय 5.50% हो गई है। ब्याज दरों में कटौती के बाद कर्ज लेना सस्ता होगा, आपकी ईएमआई भी कम होगी। आइए आपको बताते हैं आपके फायदे के लिए आरबीआई ने 5 बड़े फैसले कौन कौन से लिए हैं। एक साल में यह लगातार तीसरा मौका है जब आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की गई है।
ब्याज में कटौती का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है। इसके अलावा ऑनलाइन लेन-देन पर चार्ज खत्म कर दिया गया है। एनईएफटी और आरटीजीएस पर चार्ज खत्म करने का ऐलान किया गया है। एटीएम फीस और चार्ज पर कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी अपनी पहली मीटिंग के बाद 2 महीने में आरबीआई को अपने सुझाव जमा कराएगी। रेपो रेट कम होने से बैंकों पर ईएमआई कम करने का दबाव बढ़ गया है। आरबीआई ने आज वो डिसीजन जो लिया है उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट में कटौती की है। अब इसके बाद हमारी बैंक की जो एल्को कमेटी होती है वो डिसाइड करती है बैंक के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। उसकी अभी मीटिंग थोड़े दिनों में होगी, तो उसके बाद हम जो है डिसाइड करेंगे कि उसको हम कैसे अपने जो डिपॉजिट रेट्स है और लैंडिंग रेट्स में ट्रांसलेट करेंगे। आरबीआई ने ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। अगर बैंक में ब्याज दर में 0.25% की कटौती होती है तो आपकी होम लोन की ईएमआई कितनी कम होगी, इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स क्या कहता है। अगर आपका लोन 30 लाख है और अवधि 20 साल है तो मौजूदा ब्याज दर जो है वो 8.60% है। आपकी ईएमआई है 26,225 रुपए और नई ब्याज दर के मुताबिक जो कि 8.35% होगी, ईएमआई होगी 25,751 रुपए। तो यहां आपको फायदा होगा और कुल राहत आपको मिलेगी मासिक मंथली 474 रुपए की। और इसके अलावा इससे क्या क्या फायदे हैं। लोन सस्ता होने पर कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। ऐसा होता है क्योंकि अगर लोन सस्ता होगा तो लोग ज्यादा मकान खरीदने के लिए जाएंगे और कर्ज लेंगे। लोग कर्ज लेंगे तो खर्च और निवेश भी करेंगे और इससे मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी और ज्यादा खरीदारी होगी। अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार चाहती है कि ऐसा हो और कैश फ्लो मार्केट के अंदर बढ़े। मनी ट्रांसफर का डिजिटल तरीका अब और आसान कर दिया गया है क्योंकि आरटीजीएस जो आप करते हैं और एनईएफटी करते हैं उसमें अब किसी भी तरह का आपको शुल्क नहीं देना होगा। आरटीजीएस के तहत न्यूनतम 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस में अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है। ये आरटीजीएस और एनईएफटी के जो रूल्स हैं उसको हम समझा रहे हैं। एनईएफटी से एक बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करना मुमकिन है। एनईएफटी ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम रकम की सीमा नहीं होती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इस बीच राजीव कुमार धनबाद में कोयला खदान का निरीक्षण करने भी गए, लेकिन वहां की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं वो हैरान करने वाली है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राजीव कुमार को एक शख्स जूता पहना रहा है। तस्वीरें वायरल होने के बाद तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार का मुखिया सफाई कर्मचारियों को पैर धोता है, जबकि शासन में मौजूद अफसर वीआईपी कल्चर से दूर नहीं हो रहे हैं। शादी के लिए धरना, जी हां, नौकरी के लिए नहीं, शादी के लिए। सुनकर हैरानी होना लाजमी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के धूपमुरी में एक लड़के ने कुछ ऐसा ही किया और लड़की के घर के आगे धरने पर बैठ गया। देखिए आगे क्या हुआ। अच्छी बात यह रही कि प्यार में दिए गए इस धरने का अंत सुखद रहा। दरअसल अनंत नाम का यह लड़का और लिपिका नाम की लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन लिपिका के घर वाले इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे और लिपिका के लिए दूसरा लड़का ढूंढने लगे। और जब लिपिका को लड़के वाले देखने आने वाले थे, तभी अनंत ने लिपिका के घर के सामने धरना दे दिया। भूख हड़ताल पर बैठे अनंत के हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, मेरे 8 साल लौटा दो। अनंत की हालत बिगड़ने लगी तो आसपास के लोग भी उसके समर्थन में आ गए। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस भी पहुंच गई। अनंत को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस वालों ने लिपिका के घर वालों को मनाया तो वो शादी के लिए तैयार हो गए और लिपिका अनंत शादी के बंधन में बंध गए, यानी हैप्पी एंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में उनके बाद वैसे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम था और राजनाथ सिंह ने ही मोदी सरकार में नंबर 2 के तौर पर शपथ ली, लेकिन पार्टी के बाद अब मोदी सरकार में भी अमित शाह का कद तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा लगता है जैसे राजनाथ नहीं शाह बन चुके हैं नंबर 2।
दरअसल सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 कैबिनेट समितियों को दोबारा गठित किया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर कमेटियों में गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह को जगह दी गई है, जबकि सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह को सिर्फ 2 कमेटियों में जगह मिल सकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण नियुक्तियों में इस कमेटी की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। सीबीआई डायरेक्टर और सीवीसी की नियुक्ति जैसी अहम जिम्मेदारी भी इसी समिति पर होती है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही अब ये जिम्मेदारी निभाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इस कमेटी में भी अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जितेंद्र सिंह और हरदीप सिंह पुरी हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री के अलावा इस कमेटी में बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस कमेटी में हैं। इसके अलावा रोजगार की समस्या के समाधान के लिए बनी कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल नहीं हैं। इस कमेटी के 10 सदस्य हैं। जिस दिन ये तय हुआ कि अमित शाह मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ठीक उसी दिन से ये बात तय हो गई थी कि अमित शाह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री होंगे। और सरकार के हालिया कुछ फैसलों ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी मोदी और अमित शाह की जोड़ी सबसे अहम भूमिका निभाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वो अभी भी अपना इस्तीफा वापस लेने को राजी नहीं है और तमाम दिग्गज उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रियंका गांधी भी सीन में आई है और उन्होंने कांग्रेस की हार की वजह के कारण तलाशने शुरू कर दिए हैं। नतीजों के 15 दिन बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी की रणनीति इन्हीं 2 तस्वीरों के इर्द गिर्द है। इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी 10 जून यानी सोमवार से पार्टी बैठकों में नजर आ सकते हैं। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समीक्षा बैठकों के जरिए हार की वजह तलाशना शुरू कर चुकी हैं। मंगलवार के बाद आज फिर प्रियंका ने एक और बैठक की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि यूपी में कांग्रेस का सुपड़ा कैसे साफ हुआ, जहां की जिम्मेदारी खुद उन्हीं के कंधों पर थी। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए नतीजों के बाद पहली बार प्रियंका यूपी जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने राज्य प्रभारियों से पूरी रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंचेंगी, पार्टी उम्मीदवारों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। 8 जून को प्रियंका बूथ लेवल पर समीक्षा करेंगी। समीक्षा के बाद पार्टी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए एक बार फिर प्रियंका गांधी जुट गई हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े नेताओं से बात कर प्रियंका ने मिशन 2022 की तैयारी में जुटने को कहा है और इसी सिलसिले में वो नतीजे के बाद 2 दिन के लिए प्रयागराज दौरे पर जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में खराब काम किया है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यानी कुल मिलाकर प्रियंका गांधी मिशन 2022 में लग गई हैं। अब देखना यह है कि इस मिशन के बाद प्रियंका गांधी को कितनी कामयाबी मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तकरार इस कदर बढ़ गई है कि सिद्धू से उनके सभी पुराने मंत्रालय वापस ले लिए गए हैं और उन्हें सिर्फ ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। हालांकि अमरिंदर सिंह ने अपनी पूरी कैबिनेट में फेरबदल कर ट्वीट किया है और कहा है कि कैबिनेट में फेरबदल की लिस्ट साझा कर रहा हूं। आपको नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं और पूरा विश्वास है कि आपका हर फैसला पंजाब की जनता के हित में होगा। शाम होते होते कैप्टन ने सिद्धू के मंत्रालय को बदलने का जो फैसला किया उसकी स्क्रिप्ट सुबह से ही लिखी जा रही थी। जब लोकसभा चुनाव के बाद अमरिंदर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सिद्धू नहीं पहुंचे और उसकी जगह वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट मीटिंग में तो नहीं गए, लेकिन अमरिंदर सिंह पर हमला बोलने के लिए वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने अमरिंदर सिंह पर जानबूझकर टारगेट करने का आरोप जड़ दिया और कुछ इस अंदाज में खुली बगावत का ऐलान कर दिया। उसूलों पे आंच आए टकराना जरूरी है।
और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। आई फियर नथिंग, देयर आर नो फियर्स इन माय लाइफ। दरअसल पंजाब के शहरी इलाकों में कांग्रेस को जो हार मिली, कैप्टन ने उसके लिए सिद्धू को जिम्मेदार बताया, लेकिन सिद्धू हार को सामूहिक कमजोरी बता रहे हैं। अमरिंदर सिंह की नसीहत है कि सिद्धू के काम की समीक्षा की जरूरत है। सिद्धू कह रहे हैं कि वो एक बेहतर परफॉर्मर हैं। अमरिंदर सिंह के मुताबिक सिद्धू बाजवा की मुलाकात से नुकसान हुआ। सिद्धू कहते हैं कि सिर्फ मुझ पर निशाना क्यों। अमरिंदर सिंह के मुताबिक सिद्धू विभाग नहीं संभाल रहे हैं। सिद्धू कह रहे हैं कि मुझे निकालने की कोशिश है। अमरिंदर सिद्धू को महत्वाकांक्षी बता रहे हैं और सिद्धू कह रहे हैं कि मैंने पारदर्शिता से काम किया है। मैंने बुला के जो मर्जी कह दे मेरे बड़े बड़ा सिंगल्ड आउट इन स्पाइट ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मूला। मेरी गल नूं सुनो ना, बाकी एजेंडे ते जे अविश्वासी है ते अपना नाम ते क्लीयर करना ना भी भाई आ कुछ नहीं है या मेरे तो नहीं होया है कुछ। पंजाब के लोगों को दसना कि नहीं दसना। प्रचंड गर्मी से पूरे देश के अंदर हाहाकार है। देश के कई राज्य बुरी तरह से तप रहे हैं और कई इलाकों में पानी का भीषण संकट है। राजस्थान के चुरू में पारा लगातार 50 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में मौसम की मार जारी है, तो वहीं महाराष्ट्र का मराठवाड़ा भीषण गर्मी की वजह से पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है और बूंद बूंद पानी के लिए लोग वहां पर तरस रहे हैं। कुछ इलाकों में लोग घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। पानी न मिलने की वजह से फसलें सूख चुकी हैं, लिहाजा लोग उसे जलाने लगे हैं। जरा सोचिए, इस चिलचिलाती गर्मी में अगर पीने को पानी न मिले तो क्या हाल हो। शायद इस तकलीफ को शब्दों से नहीं समझा जा सकता है। तो चलिए मराठवाड़ा के बीड जिले में, जहां लोगों का हाल ऐसा है कि रात रात भर नल के आगे गुजार देते हैं सिर्फ एक मटके पानी के लिए। ये छीना झपटी और जोर आजमाइश, एक दूसरे को पीछे कर देने की होड़ है सिर्फ एक मटके पानी के लिए। और पानी नलके से यूं टपक रहा है जैसे अमृत की बूंदें छलक रही हो, और इसकी हर बूंद के लिए है जद्दोजहद। नल के आगे भीड़ लगी है, मटकों का अंबार है। ठोबल गांव के लोग जानते हैं कि पानी इतना नहीं कि सबकी प्यास बुझा सके, तो हर बूंद के लिए छीना झपटी मची है। इस वक्त हम ठोंबल सांगवी गांव में हैं और ठोंबल सांगवी गांव की अगर स्थिति दिखाएं तो यहाँ पर महिलाएं, एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या स्थिति है। गांव में इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का नज़ारा रोज का है। चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, या फिर चाहे गृहिणियां हों, तमाम लोग इसी तरह से लाइन में लगते हैं और रोजाना इनके बीच झगड़े भी होते हैं नंबर को लेकर। लेकिन हैंडपंप है कि वहां से पानी निकल ही नहीं रहा। हैंडपंप से पानी की एक बूंद भी नहीं निकल रही, लेकिन पानी के लिए जंग जारी है। बिना रुके बिना थके हैंडपंप चलाया जा रहा है, इस इंतजार में कि जाने कब हैंडपंप से पानी निकल ही आए। ये हमेशा की दिक्कत है। हमारे गांव में पीने का पानी तो कभी भी नहीं है। आधा किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल, और उसके बाद 1-2 हंडे निकाल के लाते हैं हम। और यहाँ तो रात रात बैठना पड़ता है। रात में 1 बजे 2 बजे 1 घंटे के बाद 1 हंडा निकालता है। फिर उसके भी बाद सबके झगड़े हो जाते हैं 1 हंडे के लिए भी। बूढ़े हो, बच्चे हो, महिलाएं हो या नौजवान, बीड जिले के कई गांवों में हर दिन ये नजारा आम बात है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव-गांव खाली हो रहे हैं। लोग पानी के लिए अपना आशियाना छोड़कर पलायन को मजबूर हो चुके हैं। सूनी गलियां, बंद पड़े मकान, खंडर होते घर, ये बीड जिले के इन गांवों की वो सच्चाई है जिनसे आंखें मूंद लेना खुद को धोखा देने जैसा है। कहने को तो यहाँ सभी सरकारी इमारतें हैं, देखने पर गांव में साफ सफाई भी दिखती है, लोगों को दिक्कत ना हो तो ये पुलिया भी बनवा दी गई है। पर जब पानी नहीं होगा तो यहाँ रहेगा कौन
और जब कोई रहेगा ही नहीं तो इस पुल पुलिया का मतलब क्या? ये खंडहर बता रहे हैं कि यहाँ से लोगों ने पलायन किया है। दरअसल पानी की कमी के चलते जो घर हैं, पुराने घर, वो गिरते गए और पानी की कमी के चलते लोग अपना घर तक नहीं बनवा पाए और यही वजह है कि लोगों ने इस गांव से पलायन करना उचित समझा। जी हाँ, सच्चाई इतनी ही कड़वी है। पानी की कमी के चलते ठोंबल सांगवी गांव के लोग अपना बसा बसाया आशियाना छोड़कर ग्रीन बेल्ट शहरों की ओर भाग रहे हैं। गांव की आबादी आधी हो चुकी है और इसकी वजह है तो सिर्फ पानी की किल्लत। बीड़ जिले के लोग वो अभी जा रहे हैं और परमानेंट यहाँ के नहीं, अभी इधर कुछ पानी नहीं है। तो अभी करीबन 6 साल हो गया कि 1 साल पानी थोड़ा आ गया, बाद में और पानी नहीं आ गया। यह हालत सिर्फ बीड़ जिले की नहीं, मराठवाड़ा में कुल 8 जिले हैं। औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभणी, ये तमाम 8 जिले हैं और सभी 8 जिलों के अंदर पानी की किल्लत है। और इसकी क्या वजह है ये भी समझिए। दरअसल इस साल मार्च, अप्रैल, मई में होने वाली प्री मानसून बारिश में यहां सिर्फ 99 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। 65 साल में दूसरी बार ऐसा मौका है जब ऐसे हालात पैदा हुए हैं। 1954 के बाद से दूसरी बार प्री मानसून में इतनी कम बारिश हुई है। 1954 में दर्ज की गई थी 93.9 मिलीमीटर बारिश। 2009 में मार्च, अप्रैल और मई में हुई बारिश 99 मिलीमीटर है। 2012 में यह आंकड़ा 90.5 मिलीमीटर रह गया था। अब 2019 में सिर्फ 99 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते हालात इतने चिंताजनक हो गए हैं। मुश्किल यह है कि इस हालात से इतनी जल्द निजात मिलनी मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अल नीनो इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल मानसून के 8 जून के आसपास केरल में दस्तक देने का अनुमान है। पहले इसके 6 जून को केरल पहुंचने का अनुमान था, लेकिन अब 2 दिन की देरी का अंदेशा है। आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में जून के आखिरी सप्ताह तक मानसून पहुंचता है, लेकिन इस बार 10-15 दिन की और देरी से पहुंचेगा। मुंबई में मानसून 15 जून तक दस्तक दे सकता है। दुनिया भर में वाटर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसकी चर्चा तो खूब होती है, लेकिन ब्रिटेन की 70 साल की बुजुर्ग ने इसके समाधान की मिसाल पेश की है। उन्होंने 1 साल में करीब 52 समुद्री तटों को साफ कर दिया। ये है ब्रिटेन की एक्शन नन यानी पैट स्मिथ। 70 साल की स्मिथ लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। जहां लोग पर्यावरण की सिर्फ बातें कर भूल जाते हैं, वहां स्मिथ ने साल 2018 में 52 समुद्री तटों की सफाई की। पर्यावरण को साफ और सुंदर बनाने का ये आइडिया उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री से मिला, जिसमें प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की बात की गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री का स्मिथ पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने बिना किसी की मदद के समंदर किनारों से कचरा और प्लास्टिक हटाने का काम शुरू कर दिया। समंदर के किनारों को साफ करने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा बीच क्लीनअप प्रोजेक्ट। स्मिथ अब तक 600 कंपनियों को प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। वैसे पर्यावरण को बचाने की एक ललक जबलपुर के परिवार में दिखी। ये परिवार कई पीढ़ियों से एक पेड़ की हिफाजत करता आ रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने अपना घर बनवाया तो भी बिना पीपल के इस पेड़ को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। इस घर को मोतीलाल केशरवानी नाम के शख्स ने बनवाया था। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार वाले अब भी इस पेड़ को पूरी तरह बचाए हुए हैं और दूर दूर से लोग इस घर को देखने आते हैं। मोदी सरकार में शामिल शिवसेना का रुख एक बार फिर बगावती दिखने लगा है। राम मंदिर और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। शिवसेना ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर दावा किया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को अपना हक करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने एक बार फिर राम मंदिर पर राजनीति तेज करने की कोशिश शुरू कर दी है। उद्धव अपने 18 लोकसभा सांसदों के साथ 15
जून को अयोध्या जा रहे हैं। उद्धव के साथ सभी सांसद राम मंदिर जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भी उद्धव ठाकरे अयोध्या जा चुके हैं। शिवसेना एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश में है। वहीं डिप्टी स्पीकर का पद बीजेडी को दिए जाने की खबरों के बीच शिवसेना ने भी इस पर अपना दावा ठोक दिया है। शिवसेना के मुताबिक एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीजेडी को डिप्टी स्पीकर का पद देना उचित नहीं है। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे जी के साथ हम सब लोग अयोध्या गए थे। चुनाव हो गया, चुनकर आ गए तो रामलला को भूल गए, अयोध्या को भूल गए। ऐसा हम नहीं करेंगे। और मुझे लगता है इस बार मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। इस बार नहीं किया मंदिर निर्माण का कार्य तो देश हमारे पे विश्वास नहीं रखेगा। अब तो बीजेपी के पास 303 सांसद है, शिवसेना के पास 18 है, और भी पार्टी मिलकर हम 350 के ऊपर। और क्या चाहिए मंदिर बनाने के लिए? आपको बहुमत चाहिए था, वो बहुमत मिल गया है। मांग क्यों करें हम? अगर हक अधिकार है तो मांग करने की जरूरत नहीं है। हमारे 18 सांसद हैं लोकसभा में, दूसरे नंबर की पार्टी है एनडीए में, और मैं सुन रहा हूं कि किसी और पार्टी को ये पद देने की चर्चा और वकालत चल रही है। वो भी हमारे मित्र है, लेकिन बीजेडी जो है वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ी है। उड़ीसा में हमको हराने की कोशिश की है, तो आप उनको कैसे दे सकते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में रहेंगे, जहां वो भगवान राम की 7 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री राम की इस आदमकद प्रतिमा को कर्नाटक एम्पोरियम से 35 लाख रुपए में खरीदा गया है। प्रतिमा में भगवान राम के कदम्ब रूप को दिखाया गया है। श्री राम की इसी प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को करेंगे। इस प्रतिमा को अयोध्या के शोध संस्थान में रखा जाएगा, जहां इसके अनावरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये 7 फीट की आदमकद प्रतिमा है। इसे शीशम की एक ही लकड़ी को तराशकर बनाया गया है। ये मूर्ति कर्नाटक एम्पोरियम से 35 लाख रुपए में खरीदी गई है। ये भगवान श्री राम का कदम्ब रूप है, जिसे श्री राम का 5वां स्वरूप माना जाता है। ये भगवान श्री राम के वनवास का वो वक्त था जब माँ सीता का अपहरण हो गया था। भगवान राम कदम्ब स्वरूप में दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। कारीगरों का दावा है कि काठ की इस मूर्ति को बनाने में करीब 3 साल का वक्त लगा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरयू किनारे भगवान राम की ऊंची प्रतिमा बनाने की भी घोषणा कर चुके हैं। काश ऐसा घर हर किसी का हो। तो खोज खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।